नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज रूस में घुसकर यूक्रेन ने हमला कर दिया। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बाद ईरान उन्हें अपने परमाणु ठिकानों पर तैनात करेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अपने मुल्क की कंगाली और बदहाली को साजिश बताया और ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करके विपक्षी एकता को तगड़ा झटका दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। यह दावा खुद पुतिन ने किया। उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन ने रूस पर आतंकी हमला किया। उन्होंने खुद जानकारी दी कि रूस के ब्रेंस्क में ज़ेलेंस्की की सेना के लोग घुस आए और उन्होंने कार में बैठे आम लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 10 साल का एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। यही नहीं, रूस के मीडिया ने यह दावा तक कर दिया कि ज़ेलेंस्की परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने रूस के आरोपों को नहीं माना। जबकि पुतिन ने खुद कहा कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर आतंकी हमला किया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी यूक्रेन की इस हरकत की आलोचना करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन रूस ब्रेंस्क में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा, क्योंकि पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। 24 फरवरी के बाद रूस ने कई बार कहा कि यूक्रेन उसके अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। ब्रेंस्क में तो 2 बार अटैक का दावा किया गया, लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब पुतिन ने खुद अपनी जबान से दुनिया को बताया कि रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि वो उनके हर नागरिक की मौत का बदला लेंगे। कुछ दिन पहले रूस के ब्रेंस्क शहर पर ड्रोन अटैक की खबर आई थी और यूक्रेन ने खुद कहा था कि ब्रेंस्क पर जो ड्रोन अटैक हुआ था वो यूक्रेन के इशारे पर हुआ था, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन वहां की बिजली कट गई। क्योंकि ड्रोन अटैक में ब्रेंस्क शहर में रोशनी करने वाले पावर प्लांट तबाह हुए थे। यानी यूक्रेन ने रूस के इस शहर में वही करने की कोशिश की जो रूस ने यूक्रेन के कीव में किया था, और एक बार फिर ब्रेंस्क को ही टारगेट किया गया। लेकिन इस बार यूक्रेन वहां हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जबकि रूस चीख कर दुनिया को बता रहा है कि रूस में यूक्रेन ने आतंकी हमला करवाया, जिससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लोग ब्रेंस्क अटैक की जिम्मेदारी लेते नजर आए। रूस ने दावा किया कि ये दोनों यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने ब्रेंस्क में कार में सवार आम लोगों को गोलियों से भून डाला, जिसके लिए वो चोरी छिपे यूक्रेन में घुसे और यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के ब्रेंस्क शहर को दहला दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रेंस्क के एक छोटे से गांव में घुसे और उन्होंने कार में बैठे एक परिवार पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक 10 साल का बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के ब्रेंस्क शहर पर मंडराते देखे गए, जिसके बाद खबर आई कि ब्रेंस्क के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया और कहा गया कि यूक्रेन ने कीव में हुए ब्लैकआउट का बदला ब्रेंस्क में ब्लैकआउट करके लिया। लेकिन नागरिकों की मौत की खबर ने तो रूस में हड़कंप ही मचा दिया। पुतिन तो बोले ही, रूस के मीडिया ने भी खूब आग उगली। रूस के सरकारी चैनल ने तो ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की ऐसे हमले करके रूस को परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। Зеленский провоцирует, в самом деле это не। रूस के मीडिया ने पुतिन से यूक्रेन के आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने की मांग भी कर डाली और दावा किया कि पोलैंड और यूके में यूक्रेन के आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है, जिन्हें खत्म करने के लिए रूस की सेना को वहां हमला करना होगा। रूस में यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि 24 फरवरी के बाद यूक्रेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है और लगातार खबरें आई कि यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर ड्रोन से अटैक करने का प्लान बनाया है। कुछ शहरों पर तो हमले का दावा भी कर दिया गया। रूस के कृष्णादार शहर के एयरबेस पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। इससे पहले खबर आई थी कि रूस के कोलोमना शहर के पास रात में एक ड्रोन क्रैश हो गया था। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर भी ड्रोन मंडराते दिखे थे, जिसके बाद रूस में खतरे की घंटी बज गई और ब्रेंस्क अटैक के बाद तो पुतिन आर या पार के मूड में है, क्योंकि रूस के बाद अब यूक्रेन अटैक कर रहा है, वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज में रूस ने किया था। उधर रूस ने यूक्रेन को समंदर में अपनी ताकत दिखाई और रूस की पनडुब्बी ने समंदर में मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस की। यह अभ्यास ऐसे समय हुआ जब दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है, जिसके बाद रूस की पनडुब्बी इंडो पैसिफिक रीजन में कलिब्र मिसाइल लेकर उतर गई और उसने उनसे हमले की प्रैक्टिस की, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक 2 कलिब्र मिसाइलें दागी गई, जिन्होंने करीब 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ा दिया। ये वीडियो जारी करते हुए रूस ये बताना नहीं भूला कि वो यूक्रेन में इसी तरह की मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। यानी रूस ने घुमा फिराकर यूक्रेन को धमकाया, वो भी ऐसे समय में जब ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है।
यानी रूस ने यूक्रेन को बता दिया कि अगर उसने बार बार ऐसी जुर्रत की तो फिर उसकी कैलिबर मिसाइलें यूक्रेन में कोहराम मचा देंगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि परमाणु बम बनाने के साथ ईरान अब रूस से घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी लेने की तैयारी कर रहा है। रूस के इस हथियार को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में एक माना जाता है। खबर है कि ईरान रूस से S-400 लेने के बाद उन्हें अपने परमाणु ठिकानों पर तैनात कर देगा, ताकि अगर इजरायल और अमेरिका की मिसाइलें या फिर लड़ाकू विमान उन ठिकानों तक पहुंचे तो S-400 उन्हें आसमान में ही ढेर कर दे। क्योंकि ईरान को इन दिनों सबसे ज्यादा इसी बात का डर सता रहा है। उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल उसके ऊपर अपने लड़ाकू विमानों से बम बरसा सकता है और इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका भी मिसाइलें दाग सकता है। ईरान का ये डर ऐसा ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आग उगलते तेवर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को वो जला देंगे। और ईरान ने अगर परमाणु बम बनाने का सपना देखना नहीं छोड़ा तो ईरान का नाम ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का यह गुस्सा तब सामने आया जब यह खबर आई कि ईरान सिर्फ 12 दिनों के भीतर परमाणु बम बना लेगा। और ये चौंका देने वाला दावा खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से किया गया, जिसने बताया कि ईरान को रोकने की हर कोशिश अब फेल होने वाली है। इजरायल लाख चाहे तो भी वो ईरान को ऐसी ताकत पाने से नहीं रोक पाएगा जो तबाही लाने वाली है। पेंटागन के मुताबिक सिर्फ 12 दिनों में ईरान का सपना पूरा होने वाला है, यानी सिर्फ 12 दिनों में ईरान परमाणु बम बना लेगा। और इसी दावे के बाद ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल में खलबली मच गई, क्योंकि वो तो पिछले कई महीनों से ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटा देने की धमकी भर दे रहा था और इधर ईरान अपना काम पूरा करने के करीब पहुंच गया। इसी के बाद नेतन्याहू ने वो बात कह दी जिससे ईरान के कान खड़े हो गए, क्योंकि नेतन्याहू ने इस बार सीधे शब्दों में यह बता दिया कि अब सिर्फ कोरी धमकियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईरान पर हमला बोलकर ही उसे सबक सिखाया जाएगा। तेल अवीव में सुरक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने ताल ठोकी कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। मतलब ये कि इजरायल की सेना को नेतन्याहू ने इशारों में हरी झंडी दिखा दी। उन्हें यह बता दिया कि जिसकी तैयारी महीनों से की जा रही थी उस जंग में उतरने का वक्त अब आ गया है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की इस बार की धमकी ने ईरान की भी चिंता बढ़ा दी। ईरान को भी यकीन हो गया कि इस बार तो उसके परमाणु ठिकानों पर हमला होकर ही रहेगा, जिसके बाद उसे अपने दोस्त रूस की याद आई, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने दोनों को नजदीक ला दिया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन देकर युद्ध में रूस की बड़ी मदद की, लेकिन अब खुद उसे ही रूस की जरूरत पड़ गई, जिसके बाद ईरान ने अपने ऊपर होने वाले हमले से निपटने के लिए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान ईरान इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को अच्छी तरह देख चुका है और उसे भरोसा है कि रूस का ये डिफेंस सिस्टम उसके परमाणु ठिकानों का कवच साबित होगा, क्योंकि किसी भी खतरे की आहट मिलते ही S-400 हमला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इससे निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देती हैं। रूस का यह हथियार इतना सटीक वार करता है कि 250 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को धराशायी कर देता है। इसी वजह से S-400 को लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों का काल भी कहा जाता है। हालांकि रूस कब तक ईरान को यह एयर डिफेंस सिस्टम दे पाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पेंटागन के मुताबिक रूस का यह खतरनाक हथियार जल्द ही ईरान पहुंच सकता है। वहीं अमेरिका और इजरायल से जारी तनातनी के बीच ईरान ने अपने घातक ड्रोन शाहिद 149 गाजा की ताकत दिखाई। 2 दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया था कि ईरान सिर्फ 12 दिनों के अंदर परमाणु बम बना लेगा। और इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ईरान से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका और इजरायल को है। ये वो देश हैं जो ईरान को फूटी आंख नहीं भाते, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु ताकत आए। लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि ईरान चोरी छिपे न सिर्फ परमाणु बम बना रहा है, बल्कि वो नए नए घातक हथियार बनाने में भी जुटा है। इसी कड़ी में उसने अब अपने नए ड्रोन शाहिद 149 गाजा की झलक पूरी दुनिया को दिखाई। और उसने अमेरिका और इजरायल को यह चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने ईरान की तरफ बुरी नजर भी डाली तो उनका अंजाम बेहद भयानक होगा। मतलब ये कि ईरान ने शाहिद 149 गाजा की ताकत दिखाकर अमेरिका और इजरायल को खुली चुनौती दे दी और यह साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में उनके आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान का दावा है कि उसका शाहिद 149 गाजा ड्रोन एक साथ 13 मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन बिना रुके एक बार में 35 घंटों तक आसमान में रह सकता है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर है और ये 1 घंटे में 350 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। ईरान की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें शाहिद 149 गाजा ड्रोन राजधानी तेहरान के पास मौजूद कैशान एयरबेस से उड़ान भरता दिखा
और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने इसे मई 2021 में ही बना लिया था। इसके बाद पिछले साल अप्रैल में इसे IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्ट को सौंप दिया गया था। और ईरान का दावा है कि उसका शाहिद 149 गाजा ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जनवरी में ईरान ने इस ड्रोन का परीक्षण भी किया था, जिसमें उसने ओमान की खाड़ी में 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर दिया था। वैसे भी ईरान के ड्रोन की ताकत से पूरी दुनिया खौफ खाती है, क्योंकि रूस ने ईरान के ही आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचा दी थी। ईरान का यह हथियार न सिर्फ आसमान से मिसाइलों की बारिश करता है, बल्कि खुद भी टारगेट पर किसी बम की तरह फटता है। और अब ईरान ने शाहिद 149 गाजा ड्रोन की ताकत दिखाई है। मतलब साफ है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए कमर कस चुका है। इधर पेगासस पर दिए राहुल गांधी के बयान का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया और विदेशों में जाकर देश का अपमान करने का आरोप लगा दिया। विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है। राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण में केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए थे। I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone. कैम्ब्रिज में भाषण देते हुए राहुल ने कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। उधर पाकिस्तान और चीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी सेना की सचिव का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया। क्रिस्टीन वॉमथ का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल होने में देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन से जंग हो गई तो अमेरिका की धरती पर भी बड़ा खतरा होगा। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। अगर ताइवान पर चीन आगे बढ़ा तो अमेरिका और चीन की जंग तय मानी जा रही है। अमेरिका के लोगों को भी लग रहा है कि चीन के साथ जंग कभी भी छिड़ सकती है, इसीलिए वहां के टीवी चैनलों में इस मुद्दे पर डिबेट भी होने लगी है। ऐसे ही एक शो में पहुंची अमेरिकी सेना की सचिव क्रिस्टीन वॉमथ ने हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। Particularly if we got into a major war with China, the United States homeland would be at risk as well. क्रिस्टीन ने साफ कहा कि अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे इस जंग को टाला जा सके, जिसका सीधा मतलब यह कि अमेरिकी सेना भी चीन के साथ बढ़ रहे तनाव पर बेहद गंभीर है और इस जंग के अलग अलग पहलुओं पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि अगर चीन के साथ जंग ताइवान में छिड़ी तो ताइवान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये जंग अमेरिका तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका की पावर ग्रिड और वहां की पाइपलाइनों तक पर हमले की योजना बनाई हुई है। इतना ही नहीं, अगर जंग छिड़ी तो चीन बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी करेगा। अमेरिका मानता है कि चीन को केवल मनोवैज्ञानिक दांव पेच से ही रोका जा सकता है। I think the best way we avoid fighting that war is by showing the PRC and countries in the region that we can actually win that war. लेकिन क्रिस्टीन के इस बयान ने दिखा दिया कि अमेरिका की सेना चीन की बढ़ती ताकत से बेहद घबराई हुई है। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंदौर में खेला गया टेस्ट तीसरे दिन की सुबह ही खत्म हो गया और टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चौथी पारी में महज 76 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 1 विकेट खोकर यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। 4 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि 24 घंटे में डोनेट्स्क के शहर बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रूस किसी भी हाल में डोनेट्स्क के इस शहर पर अधिकार करना चाहता है। इसके लिए वो टैंकों से गोले बरसाने के साथ साथ मिसाइलों से भी वार कर रहा है। ये शहर जीतना पुतिन के लिए इतना अहम है कि उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यहाँ की जंग में उतार दिया। खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे में बखमुत पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है, या तो सरेंडर करेंगे या फिर वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह चेतावनी एक वीडियो जारी करके दी। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में अब यूक्रेन के सैनिकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का सहारा लेने लगे हैं और उनके हाथों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप से मुकाबला करने के लिए हथियार थमा रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में 2 लड़के और एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़े दिखाई दिए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। इन लोगों को दिखाते हुए प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की के सामने एक शर्त भी रख दी
जिसके मुताबिक अगर शहर में मौजूद यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें तो तीनों लोगों को यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की प्रिगोजिन की इस शर्त के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही हुंकार भर चुके हैं कि उनकी सेना बखमुत को हाथ से जाने नहीं देगी। इधर कर्नाटक में बीजेपी विधायक माडाल विरुक्षप्पा के बेटे प्रशांत माडाल को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा लोकायुक्त के छापे में सरकारी अधिकारी प्रशांत के ऑफिस और घर से करीब 8 करोड़ का कैश बरामद हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पर एक रखी गड्डियों से नोटों का ढेर खड़ा दिखा और लोकायुक्त के अधिकारी उसकी गिनती करते दिखे। प्रशांत माडाल BWSSB यानी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट हैं, जिन पर टेंडर के बदले 40 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे। उनके ऑफिस से 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश और बरामद हुआ, तो घर पर हुई छापेमारी में कुल 6 करोड़ रुपए मिले, जिसकी गिनती में कई घंटे लग गए। आरोप है कि प्रशांत ने यह रिश्वत अपने पिता के नाम पर ही मांगी और इसी आरोप की वजह से बीजेपी विधायक विरुक्षप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो कहां हैं इसका पता नहीं चल रहा। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी विधायक के घर से बरामद नोटों की ये तस्वीर सामने आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। हाई टाइम दैट सीएम ओन्स अप रिस्पांसिबिलिटी एंड रिजाइन्स। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस छापेमारी को अपनी सरकार की ईमानदार नीतियों का नतीजा बताया। उधर राम रहीम की पैरोल खत्म होने के बाद पुलिस उसे हरियाणा की सुनारिया जेल लेकर पहुंच गई। राम रहीम 40 दिन से पैरोल पर जेल से बाहर था, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जेल लाया गया। रेप के मामले में हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी, जिसे उसने उत्तर प्रदेश के बागपत में बने अपने आश्रम में बिताया, जहां से पैरोल खत्म होने के बाद उसे वापस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपने मिलिट्री बेस पर हुए ड्रोन हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले साल 5 दिसंबर को यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया था और उस हमले में रूसी एयरबेस को काफी नुकसान भी हुआ था। रूस के ये एयरबेस रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये दोनों एयरबेस रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वहां परमाणु हथियार ले जाने वाले रूस के बॉम्बर तैनात रहते हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर दूर मौजूद इन एयरबेस को ज़ेलेंस्की की सेना ने निशाना बनाया था। इसके करीब 3 महीने बाद रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रेबकोव ने जिनीवा में यूएन की एक बैठक में ड्रोन हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन के लिए ऐसा हमला करना संभव ही नहीं था। मतलब ये कि रूस में घुसकर उसके एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने में अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की की मदद की थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के इस हमले से डरकर पुतिन ने रूस के कई शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा था कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के दूसरे शहरों में भी घुसकर तबाही मचा देंगे। इसीलिए खतरे को भांपते हुए रूस ने मॉस्को में P-18 प्राइमा मोबाइल रेडार एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार को एक मेट्रो स्टेशन के पास तैनात किया गया, ताकि यूक्रेन की तरफ से आने वाली मिसाइल या फिर ड्रोन को वक्त से पहले ही हवा में ध्वस्त किया जा सके। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि अगर पुतिन ने अमेरिका पर परमाणु हमला कर दिया तो बाइडेन उसे रोक नहीं पाएंगे। जंग में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की वजह से रूस अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बाद भी अमेरिका के साथ दूसरे नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं कर रहे हैं। पुतिन को लगा था कि यूक्रेन की जंग थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यह जंग पिछले 1 साल से चल रही है। इसी वजह से पुतिन पश्चिमी देशों से खार खाए बैठे हैं। वो कई बार यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। और अब रूस के मीडिया ने दावा किया कि अगर पुतिन ने अमेरिका पर परमाणु हमला बोल दिया तो बाइडेन भी उसे रोक नहीं पाएंगे। मतलब ये कि रूस के हमले के आगे अमेरिका भी घुटने टेक देगा। हालांकि रूस के मीडिया का यह भी दावा है कि अमेरिका रूस के परमाणु मिसाइल सिस्टम को फेल करने के लिए अपनी तैयारियों में जुटा है। लेकिन रूस की तैयारी अमेरिका से कहीं आगे है, क्योंकि पुतिन एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है जिससे पार पाना अमेरिका के बूते से बाहर होगा। रूस के मीडिया के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन रूस के करीब 70% परमाणु हथियारों को तबाह करने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए उसने रूस के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी की है। लेकिन पुतिन को अमेरिका के इस प्लान की भनक लग चुकी है और इसीलिए उन्होंने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा सके। इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें बुखार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई, अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें एक दिन पहले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है।
उधर न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की नाक में दम किए बैठे आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर उसे खुली धमकी दी है। धमकी यह है कि जब तक पाकिस्तान में पूरी तरह से शरिया कानून लागू नहीं होता तब तक उस पर हमले होते रहेंगे। यानी टीटीपी फिर पाकिस्तान को लहूलुहान करने की फिराक में है। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को धमकी देता हुआ जो पोस्टर जारी किया है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है। इस पोस्टर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि बीते फरवरी के 28 दिनों में वो पाकिस्तान की फौज, पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स पर 29 हमले कर चुका है, जिनमें 57 लोग मारे जा चुके हैं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये हमले पेशावर, क्वेटा और डेरा इस्माइल खान समेत कई इलाकों में किए गए। टीटीपी का गुस्सा इस बात पर है कि जब पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देश कहता है तो फिर शरिया कानून लागू क्यों नहीं करता। इसलिए टीटीपी ने धमकी दी कि उसके हमले जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक पाकिस्तान उसकी मांग नहीं मान लेता। बल्कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सरकार को उखाड़ फेंककर वहां शरिया लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए वो जल्द ही पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा गया कि टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान पर किए हमलों के वीडियो भी जारी किए। वीडियो में टीटीपी के लड़ाके कभी दिन दहाड़े तो कभी रात के अंधेरे में पाकिस्तान में कोहराम मचाते दिखे। यानी पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून लागू करने के लिए बनाया गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बन गया है। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से डरकर पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों में एलओसी पर तैनाती की होड़ लग गई है। पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाला यह आतंकी संगठन इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पाई के लिए मोहताज हो चुके पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की सेना के पास आतंकी संगठन टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। इसी वजह से टीटीपी पाकिस्तान में बेलगाम हो चुका है। उसके आतंकी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं हमला कर देते हैं। इस आतंकी संगठन का मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और उसके निशाने पर पाकिस्तान की सेना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों में खौफ बैठ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के हमलों से घबराकर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी पोस्टिंग अफगानिस्तान की सीमा से हटाकर एलओसी पर कराने में जुट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके टीटीपी का गढ़ माने जाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस आतंकी संगठन ने तो पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना के अफसर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात होने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह से उनकी पोस्टिंग भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो जाए। मतलब ये कि आतंकी संगठन टीटीपी के लगातार हमलों की वजह से पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई है, क्योंकि इसी आतंकी संगठन के हमले में पिछले 1 साल में पाकिस्तान के 200 सुरक्षा बल के जवान मारे जा चुके हैं। जिसे देखते हुए पिछले दिनों ही तालिबान से बातचीत के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां वो टीटीपी को रोकने के लिए तालिबानी नेताओं के पैरों में गिर गए थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने यह साफ कर दिया था कि उनके यहां टीटीपी की मौजूदगी नहीं है। मतलब तालिबान ने टीटीपी को रोकने से इनकार कर दिया था और माना जा रहा है कि तालिबान के इनकार करने के बाद पाकिस्तान की फौज पर टीटीपी के हमले का खतरा और बढ़ गया। इसी डर की वजह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी पोस्टिंग एलओसी पर कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में 262 आतंकी हमले हुए, जिनमें 14 आत्मघाती हमले थे। इनमें करीब 180 हमले पाकिस्तानी सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर हुए। इन आतंकी हमलों में कुल 419 लोगों की जान गई, जिनमें 200 से ज्यादा सैनिक थे। और इतनी बड़ी संख्या में जवानों के मारे जाने की वजह से ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों से खौफ खा रहे हैं। यही वजह है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं जाना चाहते। इधर कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर तीखा तंज कसा। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस दौरान अमित शाह ने बीदर के गुरु नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। उधर चीन के वाटर बम का जवाब देने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा बांध बनाने के प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने काम तेज कर दिया। इस प्रोजेक्ट के जरिए देश को बिजली भी मिलेगी और चीन की साजिश नाकाम भी होगी। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में बन रहा यह प्रोजेक्ट बेहद अहम माना जा रहा है।
हर साल चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की जानकारी भारत के साथ साझा करने में आनाकानी करता है। यहाँ तक कि असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हर साल आने वाली बाढ़ को भी चीन की साजिश माना जाता है। लेकिन भारत पर वाटर बम के जरिए हमले की चीन की साजिश इस एक प्रोजेक्ट के जरिए नाकाम हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग पर बना ये बांध देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। 288 मीटर ऊंचा ये बांध इस मामले में उत्तराखंड के टिहरी डैम की ऊंचाई को पीछे छोड़ देगा। इस बांध पर करीब 31,876 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। हालांकि इस बांध का शिलान्यास 2008 में किया गया था, लेकिन पर्यावरण विभाग की मंजूरी न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट उस वक्त अटक गया था। इस बीच मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत में 2 लड़कों ने चोरी छिपे घुसने की कोशिश की। बताया गया कि वो दोनों बंगले की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हुआ। खबर के मुताबिक क्राइमिया में मौजूद रूस के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिनमें एक नेवल बेस तो रूस के लिए बेहद अहम है। खबर है कि काला सागर के किनारे मौजूद सेवास्तोपोल नेवल बेस पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। रूस के इस नेवल बेस पर ही उसके कई जंगी जहाज तैनात रहते हैं। इसी बेस पर रूसी सेना ने घातक पनडुब्बियों का एक बेड़ा भी तैनात कर रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सेवास्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन की मदद से मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद वहां जोरदार धमाके होने लगे। खबर है कि नेवल बेस के साथ साथ क्राइमिया में मौजूद एक एयर बेस को भी निशाना बनाया गया। और माना जा रहा है कि क्राइमिया में हुए इन हमलों को यूक्रेन ने अंजाम दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस के कई शहरों पर भी ड्रोन से हमले किए गए, जिनके पीछे यूक्रेन का ही हाथ बताया गया। और अब उसने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर भी वार कर दिया। हालांकि रूस ने पश्चिमी मीडिया के दावे को नकार दिया। रूस के मुताबिक क्राइमिया के किसी बेस पर धमाका नहीं हुआ, बल्कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। रूस ने दावा किया कि क्राइमिया पर ड्रोन से मिसाइलें बरसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम ने तेजी से वार करके 6 ड्रोन मार गिराए। रूस के मुताबिक उसने क्राइमिया में कई डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, क्योंकि पहले भी वहां के 2 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। तब ये दावा किया गया था कि उस हमले में रूस के कई लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा था। इधर पटना में एक नामी डॉक्टर के लापता होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय कुमार 2 दिन से लापता हैं और वो मुजफ्फरनगर के किसी कॉलेज में जाने की बात कहकर अपने घर से निकले थे, लेकिन फिर वापस नहीं आए। बाद में डॉक्टर संजय कुमार की कार और उसमें रखे उनके 2 फोन पटना में गांधी सेतु के पास बरामद किए गए। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आ पाया है जिससे कि किसी द्वेष या किडनैपिंग जैसी घटना का वो है। पुलिस अब डॉक्टर संजय कुमार की फोन कॉल डिटेल और गांधी सेतु के आसपास की सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगालने में जुटी है। इस बीच उत्तर कोरिया में लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों की वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया में अलर्ट जारी कर दिया गया। किम जोंग उन ने कुछ दिन पहले ही एक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, जो इस साल उत्तर कोरिया में परमाणु मिसाइल का 7वां परीक्षण था, जिसके बाद से अमेरिका और दक्षिण कोरिया अलर्ट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया पहले भी कई बार अमेरिका को दक्षिण कोरिया के विवाद से दूर रहने की धमकी दे चुका है। लेकिन अमेरिका ने उसकी धमकियों के बावजूद दक्षिण कोरिया के साथ अपना सैन्य युद्धाभ्यास जारी रखा, जिससे बौखलाए किम जोंग उन ने एक के बाद एक कई मिसाइल परीक्षण किए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों की टेस्टिंग भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की इन मिसाइलों की रेंज में सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि अमेरिका भी है। इसलिए दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका भी हमले के अलर्ट पर है। हालांकि उत्तर कोरिया से मिल रही धमकियों के बावजूद अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करने वाला है, जो इस साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है। 11 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल का ऐलान अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों ने किया। Also conduct a number of large-scale combined field training exercises. 13 मार्च से शुरू होने वाले इस अभ्यास में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की कई टुकड़ियां हिस्सा लेंगी, जिन्हें खासतौर पर मिसाइल हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया को सबसे ज्यादा खतरा किम जोंग उन की मिसाइलों से ही है। इसके अलावा इस ड्रिल में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को भी परखा जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़े तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। इधर मध्य प्रदेश के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के बांटे गए आईपैडों को कांग्रेस के विधायकों ने चीन का बताकर वापस कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर भी तंज कसा और आरोप लगाया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। शिवराज सिंह जी की घोषणा करते हैं कि चीन से आया हुआ सामान नहीं खरीदेंगे, जबकि राज्य सरकार ने साफ किया कि वो आईपैड अमेरिका की कंपनी एप्पल के हैं और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। वो सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में वो आईपैड बांटे गए जिनको चीन में असेंबल किया गया, जबकि बीजेपी के नेता चीन का विरोध करते हैं।
उधर पाकिस्तान की जनता भूख से मर रही है, लेकिन वहां के वित्त मंत्री को अपने देश में किसी भी तरह की परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार के मुताबिक वहां हर तरफ खुशहाली है, बल्कि वो तो पाकिस्तान की बदहाली की बात करने वालों को देश विरोधी बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई, जबकि पाकिस्तान की ज्यादातर जनता सड़कों पर है और वहां आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में तेल और गैस की किल्लत से मारामारी मची हुई है। वहां अनाज की एक एक बोरी के लिए लड़ते लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार की आंखों पर ऐसा चश्मा लगा है जिससे उन्हें कंगाल होता अपना देश दिख ही नहीं रहा। इसी वजह से उन्होंने ट्वीट कर पाकिस्तान की बर्बादी की बात करने वालों को देश विरोधी बता दिया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई का 58 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, यानी वहां के लोगों के लिए जरूरत की चीजें भी खरीद पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री को जनता की तकलीफ दिख ही नहीं रही, जबकि खाली हो चुके खजाने को भरने के लिए उनके ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ IMF के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि इसहाक डार अपनी देश की बदहाली का मखौल उड़ा रहे हैं। इश्ताक डार ने मिफ्ताह इस्माइल के बाद पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के वित्त मंत्री के तौर पर पद संभाला है, जिसके बाद उन्होंने जनवरी के महीने में पाकिस्तान के विकास की जिम्मेदारी अल्लाह पर डाल दी थी। इसहाक डार ने तब बयान दिया था कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो वो इसे अमीर भी बना सकते हैं, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर खिल्ली भी उड़ाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। उसकी कंगाली का असर वाघा अटारी बॉर्डर पर भी दिखने लगा है। जहां भारत के BSF की देखा देखी पाकिस्तान रेंजर्स ने भी परेड शुरू की थी। इसके लिए वाघा बॉर्डर पर उसने दर्शकों के बैठने के लिए इंतजाम भी किए थे, लेकिन अब उनकी संख्या में भारी कमी आ गई है। कहा जा रहा है कि महंगाई से जूझ रही जनता ने वाघा बॉर्डर की परेड से मुंह मोड़ लिया है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के लिए एक राहत भरी खबर भी आई, क्योंकि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद रूस से 50,000 टन गेहूं की पहली खेप लेकर मालवाहक जहाज ग्वादर पोर्ट पहुंच गया और आने वाले दिनों में रूस से ऐसे 9 जहाज गेहूं लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि भूख से तड़प रही पाकिस्तान की जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इस बीच पहले से भुखमरी झेल रहे पाकिस्तान के सिर पर ईरान ने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। ईरान पर 2018 में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इन प्रतिबंधों के चक्कर में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। अब पाकिस्तान पर 1800 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की कुव्वत से भी बाहर है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 300 करोड़ डॉलर बचे हैं, वो भी पूरा मुल्क चलाने के लिए, जबकि ईरान जो जुर्माना लगाएगा वो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 6 गुना है। IMF के सामने पाकिस्तान केवल 100 करोड़ डॉलर की भीख महीनों से मांग रहा है, लेकिन ईरान उस पर 1800 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाना चाहता है। मतलब यह कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेताओं को सपने में भी इतनी बड़ी रकम नहीं दिखती जितना बड़ा जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। ये पूरा मसला ईरान के साथ गैस की डील का है। पाकिस्तान इस डील में बुरी तरह फंस चुका है और उसके निकलने की अब कोई सूरत बनती नहीं दिख रही, क्योंकि ईरान के साथ गैस खरीदने के लिए उसने बरसों पहले एक समझौता किया था, जिस पर ईरान तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कदम पीछे खींच लिए। ईरान पर जब से आर्थिक प्रतिबंध लगे तब से तो पाकिस्तान ने इस डील को खत्म ही मान लिया, जबकि ईरान की तरफ से समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ। समझौते के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन बनाई जानी थी। पाकिस्तान की सीमा शुरू होने तक पाइपलाइन बनाने का काम ईरान का था, जबकि पाकिस्तान की सीमा तक पाइपलाइन बनाने का काम पाकिस्तान का था। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बनाकर पूरी तरह तैयार कर दी, जबकि पाकिस्तान इस डील में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। यही है ईरान के भड़कने की सबसे बड़ी वजह। ऊपर से ईरान के सामने भी इस वक्त बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, इसलिए वो पाकिस्तान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उसने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने 2024 के मार्च तक पाइपलाइन नहीं बनाई तो वो पूरे 1800 करोड़ डॉलर जुर्माने के तौर पर वसूल करेगा और ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में करीब 5 लाख करोड़ है। पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क के लिए ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी बिक जाए तो भरपाई होनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। फैसला लिया गया कि अमेरिका के सामने हाथ फैलाए जाएं। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि या तो पाइपलाइन बनाने की इजाजत दी जाए या फिर जुर्माने की रकम दी जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि पाइपलाइन का काम तो अमेरिका की बैन की वजह से रोकना पड़ा था। अब अगर ऐसे में जुर्माने का बोझ पड़ा तो वो अमेरिका को झेलना पड़ेगा। अमेरिका इस पर अब तक तो खामोश है, लेकिन माना जा रहा है कि वो इस मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ईरान के साथ अपने समझौतों को बैन की वजह से रद्द किया। अगर अमेरिका ने उन सबके जुर्माने की भरपाई करनी शुरू कर दी तो वो खुद ही ईरान को मालामाल कर बैठेगा, जो वो कतई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जब बैठक हुई तो कंगाल पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पोल खुल गई। इतना बड़ा घोटाला कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। पता चला कि जो पाइपलाइन बनाई जानी थी वो भले ही बनी ना हो, लेकिन उस पर खर्चा पूरा हुआ।
सरकारी कमेटी की मंजूरी से 32,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खजाने से निकाले गए थे, लेकिन केवल 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ही पाइपलाइन पर खर्च किए गए। मतलब ये कि 32,300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कहां चले गए ये कोई नहीं जानता। इन 32,300 करोड़ रुपए से क्या किया गया ये भी किसी को नहीं पता। मतलब अफसर और नेता मिलकर पाइपलाइन बनाने की रकम की बंदरबांट कर गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उधर चीन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। उसने खुलकर अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि चीन का इशारा अमेरिका की ओर ही था। क्योंकि चीन ने भले ही अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन विकसित देश बोलकर उसने इशारा अमेरिका की ओर ही किया और पाकिस्तान की बदहाली के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया, जिसे चीन का अमेरिका को जवाब माना गया। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार चीन को ठहराया था और चीन के BRI प्रोजेक्ट पर ठीकरा फोड़ा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने पाकिस्तान को खूब लूटा। उसने पहले पाकिस्तान को कर्ज दिया और जब पाकिस्तान फंस गया तो उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। ये वैसे ही था जैसे किसी को पहले फ्री में नशे की लत डालो और जब वो फंस जाए तो उससे उसकी मनमानी कीमत वसूलो। चीन ने पाकिस्तान के साथ वही किया और उसकी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया। नौबत ये आ गई कि पाकिस्तान के पास मूल तो दूर ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं बचे और अब तो कर्ज के बोझ से उसकी सांसें उखड़ने लगी हैं। शहबाज सरकार के हाथ पांव तब और फूल गए जब उसे कर्ज का ब्याज चुकाने की नई डेडलाइन मिल गई। पाकिस्तान को इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक 2200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,70,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ये रकम उस पर चढ़े कर्ज का मूल नहीं, सिर्फ ब्याज है, जिसे चुकाने के लिए शहबाज सरकार जुगाड़ लगा रही है। लेकिन फिलहाल ये जुगाड़ लगता नहीं दिख रहा, क्योंकि चीन ने उसे जो 5,800 करोड़ रुपए मदद दी है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, क्योंकि इन पैसों से तो वो अपना पूरा ब्याज तक नहीं चुका पाएगा, मूल तो दूर की बात है। और इसी बात ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। वहां के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने तो ये तक कह दिया कि IMF से बेल आउट पैकेज मिल जाए तब भी पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, क्योंकि IMF उसे जो बेल आउट पैकेज देगा वो उस पर चढ़े कर्ज का आधा भी नहीं होगा। वैसे अब तक ये पक्का नहीं हो पाया कि पाकिस्तान को IMF से थोड़ी भी मदद मिलेगी या नहीं। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने इसी वजह से भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान को डिफॉल्टर बनने से IMF भी नहीं बचा पाएगा। यानी पाकिस्तान के अपने ही नेता उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। रही से कसर चीन ने पूरी कर दी, क्योंकि वो कंगाली की आड़ में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते खराब कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए विकसित देशों की जरूरत पड़ेगी और चीन अमेरिका को उल्टा सीधा बोलकर उसे पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है, जिससे पाकिस्तान के बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर लगाई गई अदालत में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। इन सभी पुलिसकर्मियों को 2004 के विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में पहले ही दोषी करार दिया गया था। और दोषी करार दिए जा चुके पुलिसकर्मियों को यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सजा सुनाई। एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। असल में 2004 में बिजली कटौती के मामले में सतीश महाना धरने पर बैठे थे और उनके समर्थन में जा रहे पार्टी के कई नेताओं और विधायकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ही पुलिस वालों पर केस चलाया गया। उधर जर्मनी के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया कि अगर रूस ने जर्मनी पर हमला कर दिया तो वो खुद को बचाने में भी नाकाम साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई साल से वहां की सरकार ने फौज की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका असर यह होगा कि जर्मनी की सेना अब अपने देश की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। वहां के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने आरोप लगाया कि जर्मनी के पास अब जंग लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक भी नहीं बचे और उसके पास दूसरे देशों के मुकाबले आधुनिक हथियारों की भी बेहद कमी है। लेकिन फिर भी वो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है और यही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस कई बार जर्मनी समेत पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। और पश्चिमी मीडिया का मानना है कि अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गया तो उनके निशाने पर सबसे पहले ब्रिटेन और जर्मनी होंगे। हालांकि इस खतरे को देखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने फौज को 100 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन वहां के रक्षा मंत्री का मानना है कि अगर जंग हुई तो ये रकम भी जर्मनी की सेना के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दशकों तक सेना के विकास पर जरूरत से आधी रकम तक खर्च नहीं की, जिसकी वजह से जर्मनी की सेना पिछड़ गई और अब उसके सिर पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। इधर दिल्ली में पत्रकार से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने उबर के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि जिस ऑटो ड्राइवर पर उस महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा
उसके ऑटो को उसने ऑनलाइन बुकिंग ऐप उबर के जरिए बुक किया था। इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस के अलावा उबर के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी कर दिया। पुलिस के मुताबिक उस महिला पत्रकार की शिकायत पर केस दर्ज कर उन्होंने आरोपी ऑटो ड्राइवर की पहचान भी कर ली। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने यमन में एक ड्रोन स्ट्राइक कर आतंकी संगठन अल-कायदा के कमांडर को ढेर कर दिया। हमद बिन हमूद नाम का यह आतंकी लंबे वक्त से अमेरिका के निशाने पर था, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाह थी। जिसके बाद यमन के मारिब में अमेरिका ने एक घर में छिपकर बैठे इस खूंखार आतंकी पर ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिसमें अल-कायदा के कमांडर हमद बिन हमूद की मौत हो गई। ये आतंकी अल-कायदा के अरब देशों की ब्रांच का मुख्य कमांडर माना जाता है और दावा है कि इसी के इशारों पर यमन समेत कई देशों में अल-कायदा आतंक फैलाने का काम करता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले मारिब में हमद बिन हमूद के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उस घर पर 24 घंटे नजर गड़ाए रखी जिसमें हमूद किराए पर रह रहा था, और फिर जैसे ही मौका मिला अमेरिका ने उसका काम तमाम कर दिया। इधर दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने बड़ी हस्तियों के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से कई बड़ी हस्तियों के आधार और पैन कार्ड पर अपनी तस्वीर लगवाकर बैंकों के साथ 90 लाख की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और 100 से ज्यादा आधार और पैन कार्ड बरामद किए। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनको लिया। दिल्ली पुलिस को फर्जी तरीके से बैंक से लोन लिए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। उधर खबर है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा बढ़ाते हुए देश में बनी A-टैग्स तोपों की तैनाती करेगा। ये दोनों देश हमेशा भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां तक सेना के जवान तो किसी तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन घातक हथियारों की तैनाती में काफी परेशानी होती है। इसी चुनौती को देखते हुए सेना ने रक्षा मंत्रालय को 307 नई A-टैग्स तोप खरीदने का प्रस्ताव दिया। माना जा रहा है कि इन तोपों की खरीद पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बड़ी डील मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ही होगी, क्योंकि A-टैग्स तोपों का निर्माण सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। और पिछले साल ही इस घातक तोप का परीक्षण भी किया गया था। यानी अगर इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि A-टैग्स तोपें वजन में दूसरी तोपों से बहुत हल्की हैं। इसीलिए इन्हें आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इन तोपों की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि चीन इनके गोलों की मार सह नहीं पाएगा। यही नहीं, A-टैग्स तोप की रेंज 50 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पहाड़ी युद्ध में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां कोई खास काम नहीं आती, लेकिन पहाड़ों की ढलानों और चोटियों में छिपी तोपों की मार भीषण होती है। इसी वजह से सेना A-टैग्स तोपों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है, ताकि वो सीमा पर पाकिस्तान या चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस बीच झारखंड के हजारीबाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जहां 3.5 करोड़ कैश बरामद करने का दावा किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें 500 और 2,000 रुपए के नोटों की कई गड्डियां थी। सूत्रों के मुताबिक ये कैश IAS अफसर पूजा सिंघल से जुड़ा है, जिन्हें मनरेगा फंड में हेराफेरी के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इधर उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार तीसरे दिन आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। यूपी के CM योगी इस मामले में किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है, जिसका असर प्रयागराज में दिखा, क्योंकि वहां लगातार तीसरे दिन बुलडोजर चला। इस बार अतीक अहमद के करीबी और उसके फाइनेंसर बताए जाने वाले माशुकुद्दीन का घर गिराया गया। माशुकुद्दीन पर 40 केस दर्ज हैं और उसका जो घर गिराया गया वो भी अवैध बताया गया। सबसे बड़ी तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए कि बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। CM योगी की सख्ती के बाद प्रयागराज में पिछले 3 दिन से बुलडोजर चल रहा है और एक एक करके अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल रही है, क्योंकि सदन में योगी ने खुद कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चल चुका है। यानी CM योगी आरोपियों पर हर तरफ से दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दाखिल की, जबकि यूपी पुलिस उसे सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार करने के चक्कर में है। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटियों को खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि वहां पढ़ाई करने की इजाजत सिर्फ लड़कों को ही होगी, यानी पिछले साल लड़कियों की शिक्षा पर लगाया गया बैन जारी रहेगा। तालिबान सरकार के आदेश के मुताबिक 6 मार्च से काबुल समेत कई शहरों में मौजूद यूनिवर्सिटियां दोबारा शुरू हो जाएंगी। वहां 24 फरवरी से ठंड की छुट्टियों का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से तमाम स्कूल और कॉलेज बंद थे। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बीजेपी विधायक के बेटे के घर करोड़ों रुपए कैश मिलने पर राजनीति गर्मा गई। यूथ कांग्रेस के लोग इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए।
और विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। डीजीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस की टीम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आगे बढ़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद तेवर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को वो जला देंगे। और ईरान ने अगर परमाणु बम बनाने का सपना देखना नहीं छोड़ा तो ईरान का नाम ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का यह गुस्सा तब सामने आया जब यह खबर आई कि ईरान सिर्फ 12 दिनों के भीतर परमाणु बम बना लेगा। और यह चौंका देने वाला दावा खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से किया गया, जिसने बताया कि ईरान को रोकने की हर कोशिश अब फेल होने वाली है। इजराइल लाख चाहे तो भी वो ईरान को ऐसी ताकत पाने से नहीं रोक पाएगा जो तबाही लाने वाली है। पेंटागन के मुताबिक सिर्फ 12 दिनों में ईरान का सपना पूरा होने वाला है, यानी सिर्फ 12 दिनों में ईरान परमाणु बम बना लेगा। और इसी दावे के बाद ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल में खलबली मच गई, क्योंकि वो तो पिछले कई महीनों से ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटा देने की धमकी भर दे रहा था और इधर ईरान अपना काम पूरा करने के करीब पहुंच गया। इसी के बाद नेतन्याहू ने वो बात कह दी जिससे ईरान के कान खड़े हो गए, क्योंकि नेतन्याहू ने इस बार सीधे शब्दों में यह बता दिया कि अब सिर्फ कोरी धमकियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईरान पर हमला बोलकर ही उसे सबक सिखाया जाएगा। तेल अवीव में सुरक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने ताल ठोकी कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। मतलब यह कि इजराइल की सेना को नेतन्याहू ने इशारों में हरी झंडी दिखा दी। उन्हें यह बता दिया कि जिसकी तैयारी महीनों से की जा रही थी उस जंग में उतरने का वक्त अब आ गया है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की इस बार की धमकी ने ईरान की भी चिंता बढ़ा दी। ईरान को भी यकीन हो गया कि इस बार तो उसके परमाणु ठिकानों पर हमला होकर ही रहेगा, जिसके बाद उसे अपने दोस्त रूस की याद आई, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने दोनों को नजदीक ला दिया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन देकर युद्ध में रूस की बड़ी मदद की, लेकिन अब खुद उसे ही रूस की जरूरत पड़ गई, जिसके बाद ईरान ने अपने ऊपर होने वाले हमले से निपटने के लिए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान ईरान इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को अच्छी तरह देख चुका है और उसे भरोसा है कि रूस का यह डिफेंस सिस्टम उसके परमाणु ठिकानों का कवच साबित होगा, क्योंकि किसी भी खतरे की आहट मिलते ही S-400 हमला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इससे निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देती हैं। रूस का यह हथियार इतना सटीक वार करता है कि 250 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को धराशायी कर देता है। इसी वजह से S-400 को लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों का काल भी कहा जाता है। हालांकि रूस कब तक ईरान को यह एयर डिफेंस सिस्टम दे पाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पेंटागन के मुताबिक रूस का यह खतरनाक हथियार जल्द ही ईरान पहुंच सकता है। वहीं अमेरिका और इजराइल से जारी तनातनी के बीच ईरान ने अपने घातक ड्रोन शाहिद 149 गाजा की ताकत दिखाई। 2 दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया था कि ईरान सिर्फ 12 दिनों के अंदर परमाणु बम बना लेगा। और इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ईरान से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका और इजराइल को है। ये वो देश हैं जो ईरान को फूटी आग नहीं भाते, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु ताकत आए। लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि ईरान चोरी छिपे न सिर्फ परमाणु बम बना रहा है, बल्कि वो नए नए घातक हथियार बनाने में भी जुटा है। इसी कड़ी में उसने अब अपने नए ड्रोन शाहिद 149 गाजा की झलक पूरी दुनिया को दिखाई और उसने अमेरिका और इजराइल को यह चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने ईरान की तरफ बुरी नजर भी डाली तो उनका अंजाम बेहद भयानक होगा। मतलब यह कि ईरान ने शाहिद 149 गाजा की ताकत दिखाकर अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी और यह साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में उनके आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान का दावा है कि उसका शाहिद 149 गाजा ड्रोन एक साथ 13 मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन बिना रुके एक बार में 35 घंटों तक आसमान में रह सकता है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर है और यह 1 घंटे में 350 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। ईरान की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें शाहिद 149 गाजा ड्रोन राजधानी तेहरान के पास मौजूद कैशान एयरबेस से उड़ान भरता दिखा। और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने इसे मई 2021 में ही बना लिया था। इसके बाद पिछले साल अप्रैल में इसे IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट को सौंप दिया गया था। और ईरान का दावा है कि उसका शाहिद 149 गाजा ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जनवरी में ईरान ने इस ड्रोन का परीक्षण भी किया था, जिसमें उसने ओमान की खाड़ी में 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर दिया था। वैसे भी ईरान के ड्रोन की ताकत से पूरी दुनिया खौफ खाती है।
क्योंकि रूस ने ईरान के ही आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचा दी थी। ईरान का यह हथियार न सिर्फ आसमान से मिसाइलों की बारिश करता है, बल्कि खुद भी टारगेट पर किसी बम की तरह फटता है। और अब ईरान ने शाहिद 149 गाजा ड्रोन की ताकत दिखाई है। मतलब साफ है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए कमर कस चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। यह दावा खुद पुतिन ने किया। उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन ने रूस पर आतंकी हमला किया। उन्होंने खुद जानकारी दी कि रूस के ब्रयांस्क में ज़ेलेंस्की की सेना के लोग घुस आए और उन्होंने कार में बैठे आम लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 10 साल का एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। यही नहीं, रूस के मीडिया ने यह दावा तक कर दिया कि ज़ेलेंस्की परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस के आरोपों को नहीं माना, जबकि पुतिन ने खुद कहा कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर आतंकी हमला किया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी यूक्रेन की इस हरकत की आलोचना करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन रूस ब्रेंस्क में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा, क्योंकि पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। 24 फरवरी के बाद रूस ने कई बार कहा कि यूक्रेन उसके अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। ब्रेंस्क में तो 2-2 बार अटैक का दावा किया गया। लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब पुतिन ने खुद अपनी जबान से दुनिया को बताया कि रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि वो उनके हर नागरिक की मौत का बदला लेंगे। कुछ दिन पहले रूस के ब्रेंस्क शहर पर ड्रोन अटैक की खबर आई थी और यूक्रेन ने खुद कहा था कि ब्रेंस्क पर जो ड्रोन अटैक हुआ था वो यूक्रेन के इशारे पर हुआ था, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन वहां की बिजली कट गई। क्योंकि ड्रोन अटैक में ब्रेंस्क शहर में रोशनी करने वाले पावर प्लांट तबाह हुए थे। यानी यूक्रेन ने रूस के इस शहर में वही करने की कोशिश की जो रूस ने यूक्रेन के कीव में किया था, और एक बार फिर ब्रेंस्क को ही टारगेट किया गया। लेकिन इस बार यूक्रेन वहां हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जबकि रूस चीख कर दुनिया को बता रहा है कि रूस में यूक्रेन ने आतंकी हमला करवाया, जिससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लोग ब्रेंस्क अटैक की जिम्मेदारी लेते नजर आए। रूस ने दावा किया कि ये दोनों यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने ब्रेंस्क में कार में सवार आम लोगों को गोलियों से भून डाला, जिसके लिए वो चोरी छिपे यूक्रेन में घुसे और यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के ब्रेंस्क शहर को दहला दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रेंस्क के एक छोटे से गांव में घुसे और उन्होंने कार में बैठे एक परिवार पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक 10 साल का बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के ब्रेंस्क शहर पर मंडराते देखे गए, जिसके बाद खबर आई कि ब्रेंस्क के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया और कहा गया कि यूक्रेन ने कीव में हुए ब्लैकआउट का बदला ब्रेंस्क में ब्लैकआउट करके लिया। लेकिन नागरिकों की मौत की खबर ने तो रूस में हड़कंप ही मचा दिया। पुतिन तो बोले ही, रूस के मीडिया ने भी खूब आग उगली। रूस के सरकारी चैनल ने तो ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की ऐसे हमले करके रूस को परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिराने वाले तूफान ने टेक्सास राज्य में धावा बोल दिया। वहां बवंडरों ने इतना उत्पात मचाया कि सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 3 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। क्योंकि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी तेज हवा चली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक सुपरमार्केट की छत गिरी नजर आई। उसके नीचे खड़ी लाखों की गाड़ियों का कचूमर निकला दिखा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में लोगों को छोटी मोटी चोट ही लगी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा दिखा। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बीजेपी विधायक के बेटे के घर करोड़ों रुपए कैश मिलने पर राजनीति गर्मा गई। यूथ कांग्रेस के लोग इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतर आए और विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। डीजीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस की टीम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आगे बढ़ी और इसके बाद जमीन पर बैठे लोगों को पुलिस जबरन घसीट कर उठाने लगी। एक एक कार्यकर्ता को 4-5 पुलिस वालों ने उठाकर गाड़ी में भरना शुरू किया। इस दौरान भी प्रदर्शनकारी नारे लगाते दिखाई दिए। दरअसल 7 करोड़ के कैश कांड को कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। उधर लोकसभा की कमेटी ने राहुल गांधी के खिलाफ मिली शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। उनके खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी और राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के दौरान पीएम के अपमान और सदन में बिना तथ्य के बात रखने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे की इसी शिकायत पर लोकसभा की कमेटी ने कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई के लिए निशिकांत दुबे को बुलाया गया है। इस बीच रूस की सेना ने जापोरिजिया में एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाईं, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की पुतिन की फौज पर भड़क गए।
क्योंकि रूसी सेना ने जो मिसाइलें बरसाई उनमें कुछ जापोरिजिया की रिहायशी इमारतों पर भी गिरी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी सेना के हमलों के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। इस दौरान मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों से घायल लोगों को निकाला गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले पर रूस को चेतावनी दे दी। Сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. जापोरिजिया वो प्रांत है जहां रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से भीषण जंग जारी है। हालांकि रूसी सेना ने पिछले साल ही जापोरिजिया शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। इधर राजस्थान के बाड़मेर जिले में होली पर 2 से 12 मार्च तक धारा 144 लागू करने के प्रशासन के आदेश पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर ने इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए बाड़मेर से धारा 144 हटाने की मांग कर दी। ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि ऐसे आदेश उत्तर प्रदेश में भी जारी हो चुके हैं। बाड़मेर प्रशासन के मुताबिक होली पर माहौल न खराब हो, इसलिए ऐसा आदेश जारी किया गया। उधर चीन से तनाव के बीच अमेरिका और ताइवान ने घातक हथियारों की बड़ी डील कर ली। पिछले कई महीनों से चीन ताइवान को अपने घातक हथियारों से डराने की कोशिश में जुटा है, ताकि उसके लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइलों के डर से ताइवान जंग से पहले ही हार मान ले। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा करने के लिए वो युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। और अब तो अमेरिका ताइवान को अपने सबसे खतरनाक हथियार भी देने जा रहा है। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील हुई, जिसके मुताबिक अमेरिका ताइवान को अपने घातक F-16 लड़ाकू विमान देगा। साथ ही हवा से जमीन पर मार करने वाली AGM-88 मिसाइलें देने के लिए भी वो तैयार है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच $619 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ का सौदा हुआ है। इस बीच इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद फिलिस्तीन में एक नए विद्रोही गुट ने हथियार उठा लिए। आरोप है कि इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के कई इलाकों में आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसके खिलाफ वेस्ट बैंक के ही एक इलाके में रहने वाले कुछ युवाओं ने एक नया गैंग बना लिया। उन्होंने इजराइल का मुकाबला करने के लिए हथियार भी उठा लिए। यानी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में हमास के बाद एक और विद्रोही गुट तैयार हो गया। आरोप है कि इजराइल की सेना इस साल वेस्ट बैंक में 60 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। इसी वजह से इन युवाओं ने गुट बनाने की ठान ली। यही नहीं, हाल ही में वेस्ट बैंक में भड़की हिंसा ने उनके बदले की आग में घी डालने का काम किया। यह हिंसा वहां इजराइल के 2 नागरिकों की हत्या के बाद फैली थी, जिसके बाद इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों पर हमले बोल दिए थे। कहा जा रहा है कि इस नए गुट ने वेस्ट बैंक में हो रहे हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर इलाके में NIA ने आतंकी बासित अहमद की संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसका संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। 2015 में सोपोर में पुलिस पर हुए हमले के आरोपी बासित को हाल ही में गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत आतंकी घोषित किया है, जिसके बाद NIA ने उसकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की। उधर सऊदी अरब के एयरबेस पर 8 भारतीय विमानों ने लैंड किया। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत के लड़ाकू विमान कभी भी सऊदी अरब की धरती पर नहीं उतरे थे। और ये पहली बार है जब 26 फरवरी को एक साथ भारतीय वायुसेना के 8 विमान सऊदी अरब के एक एयरबेस पर उतरे, जहां उन विमानों में ईंधन भरा गया और उनकी जांच की गई। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है और इसी वजह से सऊदी अरब ने रक्षा क्षेत्र में भारत से अब तक दूरी बना रखी थी। लेकिन अब उसने भारतीय विमानों को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान का चिढ़ना तय है। उसे इस बात का डर है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ न थाम ले। हालांकि माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अपनी रणनीति बदल दी है। वो न सिर्फ भारत के साथ कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, बल्कि अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत करने में जुटा है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से सऊदी अरब ने अपनी जमीन पर भारतीय विमानों को उतरने की इजाजत दी। जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरफोर्स बेस पर लैंड किया, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 C-17 मालवाहक विमान और 1 IL-78 टैंकर शामिल था। इन विमानों में 145 जवान भी मौजूद थे, जो पूरी रात सऊदी अरब के बेस पर रुके। इस ऐतिहासिक मौके पर सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। बाद में भारतीय वायुसेना की ये टीम 27 फरवरी को ब्रिटेन में होने वाली मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने के लिए रवाना हो गई थी। इधर हरियाणा के पानीपत में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने रेत तस्करी के शक में उसे रोका था, जिसके बाद उसने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस वालों की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की, जिससे वो पलट गई। हालांकि इस हमले में पुलिस वालों की जान बच गई।
साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि हरियाणा में रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी। किसी अन्य के दबाव में इलीगल माइनिंग पुलिस नहीं होने देगी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। उन्होंने ये ऐलान पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन किया, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ममता त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों से निराश नहीं बल्कि गुस्से में दिखी। उनका यह गुस्सा बीजेपी पर नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पर था, क्योंकि उन्हें लगता है कि त्रिपुरा में उनकी हार कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की वजह से हुई, जिसके बाद ममता ऐसा भड़की कि उन्होंने 2024 में अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। जिसके बाद कांग्रेस ने आओ देखा ना ताओ इशारों में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा दिया। जो उनको निर्णय लें कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था। यानी पूर्वोत्तर में बीजेपी की बम्पर जीत ने विपक्षी लड़ाई की आग में घी डाल दिया और जो झगड़ा दबी जमा से हो रहा था वो खुल्लम खुल्ला होने लगा। यानी बीजेपी ने कुछ किया भी नहीं और उसकी चांदी हो गई। इस बीच मुंबई के पास महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर 3 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वो बच्ची वहां रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने पनवेल रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो तस्वीरों में आरोपी बच्ची को लेकर सुनसान इलाके की तरफ जाता नजर आया। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने ये अपराध किया ऐसा निष्पन्न हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने माता पिता के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन पर सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे चोरी छिपे वहां से उठा लिया था। उधर न्यूज 18 को सूत्रों से खबर मिली है कि अगले 10 दिन में पूर्वी लद्दाख में LAC से भारत और चीन की सेनाओं का जमावड़ा काफी पीछे हट सकता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 18वें दौर की बातचीत हो सकती है और भारत के दबाव में चीन LAC विवाद सुलझाने के लिए दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ सकता है, जिसे सेना की भाषा में डी-एस्केलेशन कहते हैं। 2020 में LAC पर भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प के बाद जिन इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मुंह के बिल्कुल सामने खड़ी थीं, वहां से अब वो पीछे हट चुकी हैं। ये LAC पर शांति लाने के लिए पहला कदम था। अब बारी है दूसरे कदम की, यानी डी-एस्केलेशन की, क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं भले ही अब सीमा पर आमने सामने नहीं खड़ी हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन पर ही डटी हुई हैं। डी-एस्केलेशन के तहत उन्हें फ्रंट लाइन से काफी पीछे उनके कैंपों में भेजा जाएगा। उनकी तोपों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भी LAC से और दूर किया जाएगा। इधर बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर को चिट्ठी के जरिए भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। हालांकि धमकी भरी ये चिट्ठी किसने भेजी इसका पता नहीं चल पाया। इस बीच कंगाल पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व मेजर ने ऐसा खतरनाक दावा कर दिया जिससे वहां भूचाल आ सकता है। सेना के इस पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने इमरान खान की हत्या के प्लान को मंजूरी दे दी है। और अगर ये दावा सही है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आग में झुलसना तय है, जो कि पहले ही अधमरा हो चुका है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा है। वहां लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे हैं। वहां की सेना भी खर्चों में कटौती से भड़की हुई है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने भी शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुछ रोज पहले ही उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया था। दावा है कि इसी वजह से उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इमरान खान की हत्या के प्लान को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान को हिला देने वाला यह दावा उसी की सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने किया। आदिल राजा के मुताबिक इमरान खान को रोकने के लिए ही आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बनाया गया था, क्योंकि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तभी उनकी आसिम मुनीर से ठन गई थी। उस वक्त आसिम मुनीर ISI के चीफ थे और उन्होंने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें 8 महीने में ही ISI के चीफ की कुर्सी खोनी पड़ी थी। लेकिन शहबाज सरकार के आते ही उन्हें पाकिस्तान की सेना की कमान सौंप दी गई ताकि वो इमरान खान पर लगाम लगा सकें। लेकिन कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अपने मिशन में फेल हो गए, जिसके बाद अब इमरान खान की हत्या की प्लानिंग कर ली गई। कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान के कत्ल का नए मंसूबे का अप्रूवल दे दिया है। आदिल राजा के मुताबिक इमरान खान को मारने की जिम्मेदारी ISI को सौंपी गई है, जो जल्द ही उन पर बड़ा हमला करवा सकती है। और ये हमला कुछ उसी तरह का होगा जैसा पिछले साल नवंबर के महीने में पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके में हुआ था। उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकाल रहे थे।
लेकिन उसी दौरान इमरान खान के ऊपर फायरिंग हो गई थी। हमले में इमरान के दाएं पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उस हमले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। जांच में यह दावा किया गया कि आजादी मार्च के दौरान चारों तरफ से हमला करके इमरान खान को मारने की साजिश थी। और अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई आरोप लगा रही है कि फिर उन पर वैसा ही हमला किया जा सकता है। पीटीआई ने दावा किया कि इमरान खान को कोर्ट में पेशी के दौरान निशाना बनाया जा सकता है, जिसके लिए भाड़े के हथियारों के इस्तेमाल के साथ आत्मघाती हमला भी करवाया जा सकता है। हालांकि पीटीआई के इतने बड़े आरोप पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और शहबाज शरीफ की सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। इधर यूपी के अमरोहा में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें करीब 110 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और उसे नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई। इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। उधर अमेरिका ने थाईलैंड के साथ मिलिट्री ड्रिल करके चीन को आंखें दिखा दी। वैसे तो थाईलैंड हमेशा से अमेरिका का साथी रहा है, लेकिन उसने अमेरिका के दुश्मन चीन से भी मजबूत सुरक्षा संबंध बना लिए हैं। ऐसे में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को साथ लेकर थाईलैंड में एक्सरसाइज की और चीन को यह जताने की कोशिश की कि वो थाईलैंड को अपने पाले में न समझे। ड्रिल की सामने आई तस्वीरों में जल, थल और वायु हर मोर्चे पर तीनों देशों की सेनाएं अपनी तैयारी को परखती दिखी। जमीन पर हथियारबंद सैनिकों ने चप्पे चप्पे पर अपना जाल बिछाया तो आसमान में जेट से लेकर ड्रोनों ने पहरा लगा दिया और फिर जमीन और पानी दोनों में धमाके होते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास के जरिए इस बात की प्रैक्टिस की गई कि अगर दुश्मन थाईलैंड के किसी तट पर धावा बोल दे तो उससे कैसे निपटा जाए। इस बीच क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से साफ हो गया कि चीन के अलावा पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्वाड में शामिल चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिसके जरिए पाकिस्तान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। क्वाड देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चारों देशों का ये गठजोड़ चीन की दादागिरी से लड़ने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब आतंकवाद का जिक्र आते ही पाकिस्तान के लिए भी टेंशन खड़ी हो गई। The listings of terrorists, the counter-terrorism side listing should not be politicized. आतंकवाद के खिलाफ क्वाड के वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक इसी साल अमेरिका में होगी। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। चारों देशों ने जंग में एटम बम के इस्तेमाल का विरोध किया, यहाँ तक कि एटम बम के इस्तेमाल की धमकी का भी विरोध किया गया। इधर पुणे में रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन के डब्बे में अचानक आग लग गई, जिसके तुरंत बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने में जुट गई और काफी देर की मशक्कत के बाद आग को काबू किया जा सका। हालांकि ट्रेन के इस डब्बे में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन खबर मिलते ही रेलवे के कई अधिकारी जांच पड़ताल करने वहां पहुंच गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अब यूक्रेन पर बहुत बड़े आत्मघाती हमले का प्लान बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो यह यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। और ज़ेलेंस्की के देश में सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि आम लोगों की भी लाशें बिछ जाएंगी। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि युद्ध के 1 साल बीत जाने के बावजूद पुतिन के हाथ खाली हैं, जिससे वो बौखला गए हैं। यही वजह है कि वो यूक्रेन में करीब 100 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर भेजने की तैयारी में है। और एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने इस प्लान को अगले 3 महीने में अंजाम दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के पास लड़ने के लिए एक भी सैनिक नहीं बचेगा। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रही मदद से तंग आ चुके हैं। वहीं 1 साल से जारी जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यही वजह है कि पुतिन इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आत्मघाती हमलावरों की टुकड़ी का सहारा भी ले सकते हैं। इधर महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद करने का दावा किया गया। बताया गया कि इस आरोपी ने YouTube से जाली नोट बनाना सीखा और फिर घर के अंदर ही नकली नोट बनाने की मशीन लगा ली। इस बीच एक नई स्टडी में सामने आया कि अब अगर पृथ्वी का बढ़ता तापमान काबू में आ भी जाए तो भी पृथ्वी को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर में मौजूद ग्रीनलैंड और दक्षिण में मौजूद अंटार्कटिका में बर्फ पिघलकर ही रहेगी और दुनिया के समंदरों का पानी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब यही है कि पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब पृथ्वी के अंत का तमाशा देखना ही बाकी रह गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की इस रिसर्च में दावा किया गया कि अगर पृथ्वी का तापमान 2016 के पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रोल में आ भी जाए तो भी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ तो पिघलने से रोकी नहीं जा सकती। और अगर पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की वो पिघली बर्फ समंदर का पानी बढ़ा देगी। अगर ये हुआ तो समंदर किनारे बसे मुंबई, शंघाई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इतना बड़ा है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी कह चुके हैं कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर से दुनिया के 10 लोगों में हर एक शख्स को सीधा खतरा होगा। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की तरफ से विंटर गेम्स करवाएगी,
जिसमें वहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना की खूब तारीफ की। सेना की तरफ से करवाए गए विंटर खेलों में करीब 250 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। आर्मी के शुक्रगुजार बहुत है, यहाँ पे सारी अकोमोडेशन फ्री थी। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं को करवाया जा रहा है। उधर रूस के एक अरबपति ने दावा किया कि पुतिन जल्द ही कंगाल होने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है और दावा है कि आने वाले दिनों में रूस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये दावा रूस के अरबपति ओलेग जिरिपास्का ने साइबेरिया में एक निवेश सम्मेलन के दौरान किया। जिरिपास्का की गिनती रूस के सबसे सफल व्यवसायियों में की जाती है। वो साल 2008 में रूस के सबसे धनी और दुनिया के 9वें नंबर के अमीर रह चुके हैं। जिरिपास्का के मुताबिक साल 2024 तक रूस की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ सकती है कि उसके पास कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ऐसे में रूस को मदद के लिए अपने मित्र देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। इस बीच हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां उस भीषण आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि इमारत की निचली मंजिल में लगी आग ने तेजी से फैलते हुए ऊपर की कई मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उस 42 मंजिला इमारत से मलबे के साथ साथ आग के शोले नीचे गिरने लगे, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इमारत के अंदर कई धमाके भी सुने गए। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी उसमें मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन रात के वक्त अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में उन्हें कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। उधर रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार का विरोध शुरू हो गया। वहां विपक्षी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये आशंका जताई कि रूस के साथ किया सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डर्बन में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में न सिर्फ रूस बल्कि चीन की नौसेना ने भी हिस्सा लिया और ये दोनों ही अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसलिए इनके साथ युद्धाभ्यास करने की कीमत दक्षिण अफ्रीका को भी चुकानी पड़ सकती है। और इसी बात की चेतावनी विपक्षी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार को दी। आशंका तो ये भी जताई गई कि कहीं रूस दक्षिण अफ्रीका को बेलारूस की तरह अपना सहयोगी न बना ले, क्योंकि रूस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बेलारूस को जंग की शुरुआत से ही लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी कीमत बेलारूस को प्रतिबंधों के तौर पर चुकानी पड़ी। इसलिए ये माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करना उसके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इस बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान किया, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश के हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी विल कंटिन्यू आवर इन्वेस्टमेंट्स। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और कारोबार जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। उधर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की सेना ने आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसके वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए, जिसमें रूस की सेना को यूक्रेन के ठिकानों पर तोप के गोलों की बारिश करते देखा गया। दावे के मुताबिक हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया गया और होवित्जर तोप के जरिए दनादन एक के बाद एक गोले दागे गए। एक दूसरे वीडियो में रूस ने अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो की ताकत को दिखाया, जिसमें रूसी जवानों ने एक एक कर रॉकेट को लॉन्चर में लोड किया और फिर उसे दुश्मन के सामने तैनात कर फायर करना शुरू कर दिया। इन हमलों में रूस ने यूक्रेन के जवानों के साथ साथ उनके हथियारों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। उठ ए कलम संवाद कर, उठ ए कलम संवाद कर, शब्दों को जिंदाबाद कर। सौ बात की एक बात कही गौतम ने, मत चल लकीरों पर कभी, जब जो भी कर अपवाद कर। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।